दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं वेक्टर्स यानी कि सदिश का ऑल इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि इससे पहले मैंने आप लोगों को वेक्टर्स यानी कि सदिश में ही आपको एक बेसिक वीडियो बनाया था जो आप लोगों को कल देखने को मिला था। तो कल हम आपको बेसिक सारा बात बता दिए थे वेक्टर से रिलेटेड। आज हम आपको मैथमेटिक्स टर्म में फॉर्मूला बताएंगे जो आप लोगों का अगर एक्सरसाइज की बात करें 10.2 जैसे ही एनसीईआरटी आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो आपको यहां से फॉर्मूला की जरूरत पड़ता है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको डाउट के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को सबसे पहले हम आपको याद दिला दें। जैसे ही आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज अगर मैथ्स की बात करें तो 10.2 आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपको पहला जो टॉपिक पढ़ना होता है वो है पोजीशन वेक्टर, यानी कि किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आप कैसे निकालते हैं, यानी कि स्थिति सदिश आप कैसे निकालते हैं इसके बारे में। उससे पहले आप लोगों को एक बात बता दें कि एक्सिस के बारे में तो आप लोगों को पता ही है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है। तीनों जो लाइन जो आपको दिखाई दे रहा है एक्सिस जो वो तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है। सपोज कीजिए ये ओरिजिन है, ये आप जानते हैं कि ओरिजिन मतलब मूल बिंदु है। यहां से ये एक पॉइंट मान लेते हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, और इस पॉइंट को अगर हम ओरिजिन से मिला देते हैं तो यहां जो आपको वेक्टर प्राप्त होता है ओपी वेक्टर, इसी को हम लोग पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर के नाम से जानेंगे। किसी भी पॉइंट का अगर पोजीशन वेक्टर निकालना हो तो उसको आप ओ से मिला दीजिएगा। मान लीजिए यहां पर पी का पोजीशन वेक्टर निकाल रहे हैं तो ओपी वेक्टर, अगर मान लीजिए बी का निकालते तो ओ बी, अगर ए पॉइंट का निकालते तो ओ ए वेक्टर। बस इतना ही आपको ध्यान देना है कि आपको ओ से कनेक्ट करा देना है। और कोई भी पॉइंट अगर आपको पता रहे एक्स वाई जेड तो आप उसका वेक्टर कैसे लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर तो ऐसे लिखिएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। जहां पर आप याद रखेंगे आई जे के क्या है तो यूनिट वेक्टर यानी कि मात्रक सदिश है। और आपको पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे मात्रक सदिश किसे कहते हैं। और एक और बात जान लीजिए यहां पे कि यहां से मान लीजिए इसका जो डायरेक्शन है वो आई कैप है और इसका डायरेक्शन जे कैप है और इसका के कैप है। तो यहां से यहां मान लीजिए एक्स आई कैप था, यहां से यहां वाई जे कैप है और यहां से यहां जेड के कैप है। तो जब भी आपको कोई पॉइंट दे तो आप पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए कहे तो आप सीधी सी बात ऐसे याद रखिएगा, एक्स वाला में आई सटाइएगा, वाई वाला में जे और जेड वाला में के, और कैप कैप जरूर लगाइए क्योंकि यूनिट। तो बस आपको करना क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिख देना है और यही आपका पोजीशन वेक्टर होगा। और उसके बाद इसमें आपसे पूछा जाता है, इस पर हम एग्जांपल्स भी आगे चल के आपको हम थोड़ा सा बताएंगे। उससे पहले आप एक बात समझ लीजिए, मॉडुलस यानी कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड को आप हिंदी में परिमाण बोलते हैं और या इसको मॉडुलस या मापांक के नाम से भी जानते हैं। और सबसे पहला बात आपको हम पिछले क्लास में भी बताए थे कि मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है लेंथ। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है, लेंथ यानी कि लंबाई। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसका यहां से यहां लंबाई क्या होगा यानी दूरी क्या होगा, तो आपको पता है दूरी सूत्र से आप निकाल सकते हैं। यहां पर ओरिजिन है और यहां पर पॉइंट एक्स वाई जेड है, तो इसका जो दूरी होगा ना उसी को हम लोग मॉडुलस या मैग्नीट्यूड बोलेंगे। और इसको लिखते हैं मोड ऑफ ओपी वेक्टर बराबर अंडर रूट फॉर्मूला याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स वाई जेड का मान यहां से आपको पॉइंट देवे करेगा और उससे आप आराम से इसका पोजीशन मैग्नीट्यूड या परिमाण आपका वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, यानी तीसरा फॉर्मूला दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, यानी कि दो अगर आपके पास पॉइंट्स पता हो, बिंदु पता हो, तो दोनों को मिलाने वाला वेक्टर आप कैसे निकालेंगे। जैसे ए बी का वेक्टर का मान आप कैसे निकालेंगे, तो थोड़ा सा आप यहां पर पहले आप समझ लीजिए कि मान लीजिए आपके पास पॉइंट ए था, उसका नाम था x1 y1 z1, और तो जो एक और पॉइंट है बी उसका नाम है x2 y2 और z2। ठीक है, तो यहां से हम इसको मिला दिए तो ये ए बी वेक्टर है, बट हम इसको ओ से कनेक्ट करा दिए और इसको ओ बी से कनेक्ट करा दिए, तो ये एक ट्रायंगल लॉ बनेगा। ट्रायंगल लॉ आप जानते हैं, त्रिभुज का सदिश योग नियम। तो आपको पता होगा ओ ए प्लस ए बी जो है वह किसके बराबर करेगा, तो ओ बी के बराबर करता है। तो इसलिए यहां पर हम लिखे हैं कि ओ ए प्लस ए बी बराबर ओ बी के बराबर। एक बार फिर से समझिए, इस वेक्टर को और इस वेक्टर को जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर करेगा, ओ बी वेक्टर के बराबर। इसलिए लिखा गया यहाँ पर ओ ए प्लस ए बी बराबर ओ बी। इससे हम ए बी का मान हमको चाहिए ना, तो ए बी इधर छोड़ देते हैं, ये ओ ए जो है उसको राइट साइड ले जाएंगे तो ओ बी माइनस ओ ए, यानी सीधी सी बात आप याद रखिएगा, अगर ए बी का मान निकालना है तो ओ बी में से आपको ओ ए घटाना होगा। ओ ए और ओ बी कहने का मतलब पोजीशन वेक्टर, जो हम आपको ऊपर में बताए थे। तो पहले आप बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मतलब इसमें आई जे के सटा दीजिएगा, और ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मतलब इसमें आई जे के सटा दे और इसमें से इसको बस घटा दीजिएगा, तो आपका फॉर्मूला नया बनेगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2
y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ठीक है, तो बस आपको करना याद क्या रखना है, सिंपल सा बात की दो पॉइंट्स दे ले रहे हैं। अगर वेक्टर आपसे मिलाने वाला पूछे तो आप बाद वाला में से पहले वाला घटा दीजिएगा, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप और z2 माइनस z1 k कैप। और हाँ, यहाँ पर a भी है तो आप ये फॉर्मूला भी आप याद रखेंगे कि a भी बराबर, अगर मान लीजिए ऐसे रहता cd वेक्टर रहता तो हम क्या करते, बाद वाला में से पहले वाला घटाते, तो बाद वाला कौन है, d है, यानी od में से आपको oc घटाना होता। और सपोज कीजिए कि अगर आपको pq वेक्टर का मान निकालना होता तो आप क्या करते, q में से p घटाते तो लिखिएगा oq माइनस में op। ये आप हमेशा के लिए याद रखेंगे और ऐसे आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं जब दो पॉइंट्स पता हो, दोनों को मिलाने वाला वेक्टर अगर आप लोगों से पूछा जाए तो। और हाँ, इसका पोजीशन अगर मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, जैसे आप इसका डायरेक्ट मैग्नीट्यूड निकालना चाहे, मतलब परिमाण जिसको मॉडुलस बोलते हैं, तो अंडर रूट करके इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर सकते हैं, या इसको घटाने के बाद जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड आप ऊपर की तरफ से निकाल सकते हैं, ये वाला अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की तरफ से। ठीक है, तो ये तीसरा फॉर्मूला आप लोग समझ गए होंगे। छोटा सा उदाहरण पर भी बात कर लेते हैं जिससे कि आपको बढ़िया से समझ में आए। जैसे मान लीजिए a बराबर 2 3 4 है और इसका पोजीशन वेक्टर पूछ रहा है, एक कोई पॉइंट है 2 3 4 और इसका पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर के हम आपको क्या बताएं, कोई भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें i j k सटा दीजिएगा, तो इसका आंसर आएगा 2i कैप प्लस में 3j कैप और प्लस में 4k कैप। बस पहला काम है क्या करना है, i j k सटा देना, i इसमें j इसमें और k इसमें। और मान लीजिए आपके पास दो पॉइंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है a और b, और तब आपसे a b वेक्टर पूछे, यानी ऊपर वाला जो अभी आपको यहाँ फॉर्मूला दिखाई दे रहा है इसमें आपको मान निकालना है, तो क्या करिएगा, x2 में से x1 तो घटाइए, ये बाद वाला में से पहले वाला था 6 माइनस 5 5 माइनस 4 4 माइनस 3, यहाँ पर घटाया गया है। अब इसको घटा दीजिए, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 4 घटेगा 1 और 4 में से 3 घटेगा 1, यानी ये वेक्टर आपको मिलेगा। और हमें लगता है ये बात आप बड़ी आसानी से समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आपको याद रखिए, एक बार हम फिर से आपको रिवाइज करवा दें कि पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए बस क्या करते हैं, जो भी पॉइंट रहे उसमें i j के सटा देते हैं, ये फॉर्म आप याद रखेंगे। और अगर आपके पास दो पॉइंट्स पता और दोनों पॉइंट को मिलाने वाला वेक्टर पूछे तो आप इस तरह से लिखेंगे x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। और मैग्नीट्यूड आप जरूर याद रखिएगा, ये वाला जो हम आपको यहाँ पर बताएं। ठीक है, तो हमें लगता है ये बात आप समझ गए होंगे। अब हम आपको बताते हैं फॉर्मूला नंबर 4 आप लोग का है कि मान लीजिए कोई वेक्टर आपको पता हो xi का प्लस yj का प्लस zk का, और आपसे पूछा जाए कि इसका स्केलर कंपोनेंट क्या होगा, इसका वेक्टर कंपोनेंट क्या होगा, यानी कि सदिश घटक और अदिश घटक। तो समझिएगा ये आपका वेक्टर हो गया, वेक्टर इसी फॉर्म में आपको दिया रहेगा, xi का प्लस yj का प्लस zk का, यहाँ पर x y z का मान कुछ भी रह सकता है। तो याद रखिएगा स्केलर कंपोनेंट किसको बोलते हैं, यानी अदिश घटक किसको बोलते हैं, घटक हम लोग बोलते हैं यहाँ जो स्केलर कंपोनेंट है ना, जैसे x y z, तो x y z को इसमें उसको हम लोग स्केलर कंपोनेंट बोलते हैं, यानी कि अदिश घटक। और इसी में अगर हम वेक्टर i कैप j कैप लगा दे तो इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर कंपोनेंट, यानी कि सदिश घटक। जैसे xi कैप yj कैप और zk कैप कॉमा कॉमा के रूप में अलग अलग लिख दीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पर कोई भी वेक्टर आपको पता रहे, जैसे वेक्टर अगर आपको पता होता 2i कैप प्लस 3j कैप और माइनस में k कैप। ठीक है, तो इसका वेक्टर कंपोनेंट क्या होता है, वेक्टर में कहेगा तो ये 2i कैप 3j कैप और माइनस k कैप, और अगर स्केलर का था ये वाला तो बस 2 3 और माइनस 1। बस ये सिंपल सा बात आपको समझना है। ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे 4 का। अब 5वां नंबर फॉर्मूला पर बात करते हैं। 5वां नंबर गौर से ध्यान दीजिएगा। 5वां नंबर जो फॉर्मूला आपका, मान लीजिए कोई वेक्टर a बराबर पता रहे xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, और आपसे पूछा जाए कि यूनिट वेक्टर एलोंग वेक्टर है, मतलब वेक्टर a की दिशा में मात्रक सदिश का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि उसके लिए आप फॉर्मूला याद रखिएगा कि इसको लिखते कैसे, a कैप से डिनोट करते हैं। यूनिट वेक्टर को कैसे लिखते हैं, a कैप से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला आता है वेक्टर a बटा मोड ऑफ वेक्टर a, यानी कि जो जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो उसके उसी वेक्टर में आपको उसके मोड से आप भाग दे दीजिएगा तो वह यूनिट वेक्टर निकलेगा। यूनिट मतलब जिसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण 1 होता है, जहां पर आपको पता है इसका परिमाण निकालेंगे तो 1 आएगा। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, जब भी आपको यूनिट वेक्टर निकालने के लिए कहा जाए तो ये फॉर्मूला आप यूज कर दीजिएगा। और कभी कभी आपसे ऐसा पूछ सकता है कि n परिमाण वाला सदिश, यानी कि वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड n, यानी कि ऐसा एक वेक्टर निकालिए जिसका मैग्नीट्यूड n हो। तो आपको करना क्या, पहले यूनिट वेक्टर निकाल लेना है और उसमें आपको जितना परिमाण वाला जितना मैग्नीट्यूड वाला का है उसमें आपको गुना कर देना है। कभी कभी आपको 8 मैग्नीट्यूड वाला 10 मैग्नीट्यूड वाला पूछ देगा कोई वेक्टर, तो पहले आप यूनिट वेक्टर इसे निकाल लीजिए और उसमें n से गुना कर दीजिएगा। मान लीजिए 4 है तो 4 से गुना कीजिएगा, 5 परिमाण वाला तो 5 से, 10 मैग्नीट्यूड वाला था 10 से। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप कब, जब आपसे पूछ दे कि n परिमाण वाला सदिश यानी वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड n है, तो ये फॉर्मूला आप लोगों का 6ठा नंबर, गौर से ध्यान दीजिएगा। 6ठा नंबर जो फॉर्मूला है आपका, मान लीजिए कोई वेक्टर a है,
एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक, ये वेक्टर का फॉर्मेट हो गया, आप इसी फॉर्म में आपको नजर आएगा। इसमें आपको दो चीज पूछा जाता है, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई आपके पास वेक्टर दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा इसका डायरेक्शन रेशियो बताइए, डायरेक्शन कोसाइन बताइए, मतलब दिक अनुपात और दिक कोसाइन बताइए। तो देखिए जब भी आपको वेक्टर दिखाई दे तो इसमें एक्स वाई जेड जो है उसको डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। करेंगे जब भी हम डायरेक्शन कोसाइन की बात करेंगे तो LMN बोलेंगे। ठीक है, तो एल का मान अगर एम का मान एन का मान निकालने के लिए कहा जाए तो कैसे निकालेंगे, मतलब डायरेक्शन कोसाइन निकालिएगा कैसे, तो एल बराबर एक्स बटा अंडर रूट, वाई एम बराबर वाई बटा अंडर रूट और एन बराबर जेड बटा अंडर रूट। कहने का मतलब यहाँ से आप एक्स वाई जेड का मान पहले निकाल लीजिए और तब आप आराम से एक्स बटा इसमें, वाई बटा इसमें और जेड बटा इसमें मान रखिएगा। ये जो वैल्यू देगा वही आपका डायरेक्शन कोसाइन यानी कि दिक कोसाइन होगा। कब, जब आपको वेक्टर पता हो और उसका डायरेक्शन कोसाइन अगर आप लोगों से पूछा जाए तो। जहां पर इसको आप याद रखेंगे कि शॉर्ट में डायरेक्शन रेशियो को ऐसे लिखते हैं DRS ऐसे, और डायरेक्शन कोसाइन को DCS, और इसको दिक कोसाइन और दिक अनुपात बोलते हैं। और हाँ, ये तीनों को अगर वर्ग करके जोड़िएगा ना, इसका वर्ग और इसका वर्ग, तीनों को जोड़िएगा तो आपको नया एक फॉर्मूला मिलेगा, L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस बराबर 1। क्योंकि देखिए इसको स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा एक्स स्क्वायर, इसको स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर, इसको स्क्वायर करेंगे तो जेड स्क्वायर, ऊपर में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आ जाएगा और नीचे में आपको सेम चीज दिखाई दे रहा है, कट के एक आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। तो यहां तक हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। डायरेक्शन कोसाइन में एक बात और आप याद रख सकते हैं, यहां पर आप गौर से देखिएगा, ये एक्सिस के बारे में हम आपको ऊपर में थोड़ा सा बताए भी थे, आपको याद दिला दे एक बार फिर से। ऊपर में आपको हम बताए थे यहाँ पे एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए अगर आपको कभी कभी क्या करेगा, डायरेक्शन एंगल पता हो, जैसे अल्फा बीटा गामा, दिक कोण जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दिक कोण अगर पता हो अल्फा बीटा गामा, आपसे पूछ दे कि इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, तो L बराबर कॉस अल्फा, M बराबर कॉस बीटा और N बराबर कॉस गामा। जहां पर अल्फा बीटा गामा क्या है, तो अक्षों के द्वारा बनाया गया एंगल है, यानी कि जिसको आप डायरेक्शन एंगल के नाम से जानते हैं। ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा है और जेड एक्सिस के साथ गामा है। ठीक है, तो ये अभी आप याद रखिएगा, L बराबर कॉस अल्फा, M बराबर कॉस बीटा और N बराबर कॉस गामा। जहां पर तीनों को जोड़ेंगे तो आपको पता है कि एक के बराबर होता है, इससे कह सकते हैं नया फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। ये खास करके आपको 3D में आगे चल के जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे, ये बात आप डायरेक्शन कोसाइन समझ पाए होंगे। नंबर 7 ध्यान से देखिएगा कि अगर मान लीजिए दो वेक्टर, अगर आपको पता वेक्टर ए और वेक्टर बी, और आपसे कहा जाए कि बताइए कि दोनों कोलिनियर है कि नहीं, मतलब संरेख है कि नहीं, तो संरेख होने का शर्त क्या है, कोलिनियर होने का शर्त क्या है कि वेक्टर बी बराबर लैम्डा वेक्टर ए होना चाहिए, तो स्केलर है यानी कि अदिश है। ठीक है, या आप यह भी याद रख सकते हैं B1 बटा A1, B2 बटा A2 और B3 बटा A3, यानी सबका अनुपात अगर बराबर हो। यहाँ पर वेक्टर आपको ये पहला दिखाई दे रहा है, ये दूसरा दिखाई दे रहा है, तो आप इसके बटा में इसका अगर अनुपात निकालिएगा, तीनों का अनुपात अगर बराबर आता है तो हम कह सकते हैं कि दोनों जो वेक्टर है वह कोलिनियर है यानी कि संरेख है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इक्वल वेक्टर्स अगर कब होता है, तो इक्वल वेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इक्वल वेक्टर समझिएगा यानी कि समान सदिश जिसको बोलते हैं। तो कोई भी वेक्टर दो को जो समान कब होगा, याद रखिएगा, जब उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर, मतलब आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के बराबर और के वाला के बराबर हो। जैसे देखिए यहाँ पर आई के साथ यहाँ x1 है, यहाँ पर a1 है, तो x1 a1 के बराबर करेगा, मतलब ये वाला इसके बराबर करना चाहिए, x2 a2 के बराबर करना चाहिए और x3 a3 के बराबर करना चाहिए। तो दो वेक्टर बराबर होगा तो आप बस याद रखिएगा, आई वाला के आई के साथ, जे वाला को जे के साथ और के वाला को के साथ बराबर कर दीजिएगा। उससे आपका जो मान पूछा जाएगा तो आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऐसे पूछ दिया जाए 2i प्लस में 3j, अगर ये बराबर हो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप के, तो आपसे अगर पूछ दे कि एक्स का मान और वाई का मान बताइए, तो आराम से कह सकते हैं एक्स का मान 2 होगा और वाई का मान 3 होगा। बात समझ में आ गया। फॉर्मूला आपको यहाँ पर ध्यान देना है, पहले एकदम सिंपल सा कि सेक्शन फॉर्मूला, यानी कि जिसको हम खंड सूत्र के नाम से जानते हैं। तो खंड सूत्र में समझने का इंटरनली भी होता है, एक्सटर्नली भी होता है और एक मिड पॉइंट भी होता है। तो पहले इंटरनली समझिए, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई पॉइंट था ए और एक बी, और ये दोनों को मिलाने वाला एक पॉइंट बीच में कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट पी है, और इस यहाँ से हम मतलब मिला दिए तो इसको ओ ए वेक्टर बोलेंगे, इसको मिलाएंगे तो ओ बी वेक्टर, और इसको यहाँ से मिलाएंगे तो ओ पी वेक्टर, और ये वेक्टर मान लेते हैं आर है, और इसको मिलाएं तो वेक्टर ए,
इसको मिलाया तो वेक्टर बी माना गया, ठीक है। इसका अनुपात रेशियो दिले रहेगा m रेशियो n, और तब आपसे कहेगा इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताइए। तो इसके लिए फॉर्मूला आप याद रखिएगा, वेक्टर r बराबर m वेक्टर b प्लस n वेक्टर a बटा m प्लस n, जैसे आप 10वां क्लास में भी पढ़े होंगे अंत विभाजन बाह्य विभाजन, वही वाला। तो यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में पूछ रहा है, तो m वेक्टर b प्लस n वेक्टर a बटा m प्लस n। प्लस में लिखिएगा जब इंटरनली कहेगा, यही एक्सटर्नली में कहे तो प्लस के जगह पर बस माइनस लगा दीजिएगा, यानी m वेक्टर b माइनस n वेक्टर a बटा m माइनस n। ये कब, जब बाह्य विभाजन रहेगा, यानी a b एक पॉइंट एक लाइन था और ये बाहर से विभाजित करा, देखिए b के बाहर है ना p, तो बाहर रहेगा तो वो उसको बाह्य विभाजित, अगर अंदर है तो उसको अंत विभाजित, ठीक है। तो अंत विभाजित रहेगा तो प्लस लगाइएगा और बाह्य विभाजित था माइनस लगाइएगा। एक चीज इसमें और ध्यान देना है कि मिड पॉइंट कभी कभी पूछ देता है मध्य बिंदु, जैसे मान लीजिए यहाँ पॉइंट है और यहाँ पॉइंट है, इसके बीच में एक पॉइंट है P और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपसे पूछा जाएगा मध्य बिंदु का, तो उसके लिए फॉर्मूला याद रखिएगा, वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस वेक्टर b बट्टा 2। ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है, दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ m का मान और n का मान बराबर है, तो यहाँ पर जब रखिएगा तो नीचे में 1 1 2 हो जाएगा, यहाँ पर वेक्टर a प्लस वेक्टर b मिलेगा। तो इस तरह से ये सारा बेसिक सा फॉर्मूला था जो हमने आपको अभी कि वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, 2 पॉइंट दिले रहे तो उसका वेक्टर कैसे निकालते हैं, सेक्शन फार्मूला क्या होता है, इक्वल वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स, ये सब बेसिक जानकारी। सवाल का आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि अगर मान लीजिए वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप है, तो इसका मोड ऑफ वेक्टर ए क्या होगा। मोड मतलब आप लोगों को बताया गया है कि मैग्नीट्यूड इसका क्या होता है, ऑप्शन आप लोगों को नजर आ रहा होगा, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और हाँ, इस वीडियो को हम यहीं पर रोक देते हैं, फिर हम आपको नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट फॉर्मूला के साथ लेकर आएंगे और उसमें हम आपको बताएंगे डॉट एंड क्रॉस का जो मेन वीवीआई इसी से बनता है, ये आप लोग का नेक्स्ट पार्ट में अब आपको बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए